आज मैं भूटान की चर्चा करना चाहता हूँ। भूटान क्यों? भूटान इसलिए कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिश्ते सामान्य हैं, मधुर हैं और अच्छे हैं। मैं 3 शब्द बोला, सामान्य हैं, मधुर हैं और अच्छे हैं, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में भी हमारे रिश्ते उनके साथ सामान्य रहेंगे। तो क्योंकि भारत सरकार कहती है विदेश नीति में, विदेश मंत्री बार बार जिक्र करते हैं हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर हम टोटल अपने पड़ोसी देशों के साथ भारतीय रिश्ते देखें तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आई एम सॉरी विदेश मंत्री जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध हैं जो होने चाहिए वो नहीं अच्छे हैं। इसके लिए सिर्फ भारत जिम्मेदार है ऐसा नहीं, इसके लिए वो सभी जिम्मेदार हैं, वो सभी ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारत ने अपनी सीमा से ज़्यादा, अपनी सीमा से आगे जाकर उनकी सेवा की है, उनका सहयोग किया है, लेकिन वो सभी सुधरने का नाम नहीं लेते, अवसरवादी अप्रोच रखते हैं। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, अगर हम दक्षिण एशिया में अपने भारत के चारों तरफ देश हैं अगर देखें, शुरुआत करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आते हैं चीन। तिब्बत हो सकता था, लेकिन वो चाचा नेहरू की वजह से तिब्बत, उसको जो चीन का भाग मान लिया। अगर आज तिब्बत होता तो हमारे बीच में एक बफर स्टेट होता। तो चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके अगर हम साथ देखें तो हमारे पाकिस्तान से तो रिश्तों की बात करना तो बेईमानी है। वर्तमान समय में 2008 के बाद ही रिश्ते हमारे सामान्य नहीं हैं। फिर उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान, तो वहाँ तालिबानों को राज है। भारत सरकार, क्योंकि वहाँ भारत सरकार का एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, तो अब तालिबानों से भी हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। चीन के साथ आप जानते हैं कि क्या हो रहा है चीन के साथ, मालदीव में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, और बांग्लादेश में तो आप देख ही रहे, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार और तख्ता पलट हुआ। तो भूटान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिश्ते सामान्य हैं। उसकी पोजीशन क्या है, वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, पूर्वी हिमालय में अवस्थित है भूटान। बहुत प्यारा सा देश है, स्विट्जरलैंड के बराबर उसका क्षेत्रफल है। अगर उसका हम विश्व पटल पर उसकी पोजीशन देखें एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 133वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 160वां स्थान है। जो अगर हम पॉपुलेशन वाइज उसकी रैंकिंग करें तो 160वां स्थान है। भूटान एक ऐसा देश है जो केवल इकलौता देश है, ऐसा देश नहीं, केवल इकलौता देश है जो कार्बन निगेटिव कंट्री है। मतलब वहाँ जो कार्बन उत्सर्जन होता है वहाँ की जलवायु द्वारा, वहाँ के पेड़ पौधों द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब वहाँ कार्बन एमिशन जीरो है, निगेटिव है। जीरो क्या, निगेटिव है। वहाँ पर जो वहाँ के संविधान में उल्लेख है कि टोटल जो वहाँ की एरिया है उस पर 60 से 70% के आसपास ज़मीन पर फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो यह किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिए मायने रखता है। जो मैं बात करना चाहता था, वहाँ की सरकार अपनी समृद्धि मापने के लिए GNH कॉन्सेप्ट लाई। GNH कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे इस शब्द का जो क्वाइन किया गया 1970 के दशक में किया गया। GNH का पूरा नाम है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी। आपको सुनने में अजीब लगता होगा कि सकल राष्ट्रीय खुशी क्या होता है। भारत सरकार और जो विश्व में आर्थिक समृद्धि मापने का पैमाना है वह GDP है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। आप लोग इससे परिचित होंगे, बार बार ये शब्द GDP का चलन न्यूज में हर जगह होता रहता है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था जब बजट पेश किया जाता है तब बताया जाता है कि हमारी GDP इतनी साइज की होगी, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन। तो हम GDP का आप लोग उससे परिचित होंगे। तो जो पूरे विश्व में लगभग अपनी आर्थिक समृद्धि मापने का जो जरिया है वह है GDP। लेकिन भूटान ने GNH को प्राथमिकता दी। कहा नहीं, जो हमारे कलेक्टिव लोग हैं, लोगों की खुशी कितना है, हम उससे अपनी समृद्धि नापेंगे। वहाँ
तो उसने यूनाइटेड नेशन में लाया ये कि इससे आर्थिक समृद्धि के लिए हम जीएनएच कॉन्सेप्ट को अपनाएं, जीएनएच का सकल राष्ट्रीय खुशी को पैमाना माने। भारत में इस भारत की रैंकिंग इसमें काफ़ी ख़राब है। पहली बात तो भारत में रैंकिंग होना ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का खुश रखना और संभव नहीं है, और हम जो फंडामेंटल चीज़ है वही नहीं दे पा रहे हैं। तो हम खुशियों की बात करना तो दिवा सपने हैं, जैसे दिन में सपने देखने जैसा। तो हम जीएनएच कॉन्सेप्ट को लेकिन अप्लाई करना चाहिए सरकार को, भारत सरकार को अपनी नीतियों में उसको लाना चाहिए कि हम कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। क्योंकि भूटान ने किया तो आप भी कर सकते हैं, और बहुत सारे देश इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। वैसे जो फिनलैंड है वो टॉप पे रहता है, छोटा देश है, और भूटान की टोटल जो इनकम है वो ज़्यादातर उसकी जो इनकम होती है वन से और फॉरेस्ट और कृषि से, फार्मिंग और फॉरेस्ट से उनकी, और हाइड्रो पावर जो वहाँ की जल विद्युत क्षमता है, जो भारत वहाँ की लगभग जल विद्युत क्षमता का जो खरीद करता है भारत करता है। लगभग 30% उनकी टोटल जो जीडीपी में, जीडीपी अगर नहीं कहना चाहते तो जीएनएच कहेंगे, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, उसमें भारत का योगदान लगभग जितनी जल विद्युत क्षमता है वो भारत वहाँ से परचेज करता है, जो वो बेचता है, जो उसकी ज़रूरत है उसके अलावा। वैसे आपकी जानकारी के लिए भूटान एक बंद देश था, मतलब वो विश्व के पटल से बहुत जुड़ा नहीं हुआ है। 1999 तक वहाँ टेलीविज़न नहीं था, 1999 के बाद वहाँ टेलीविज़न आया है। तो उसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं, वहाँ लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, उसके झंडे पर ड्रैगन का चित्र है। तो आप समझ सकते हैं कि भूटान जीएनएच का कॉन्सेप्ट लाता है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो जीडीपी में पड़े हैं कि कैसे अपने जीडीपी को बढ़ाएं। वो अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है, उसके लिए कई पैरामीटर हैं। वर्तमान में आप जीएनएच ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं है जो जीएनएच है। भारत पूरे विश्व में जीडीपी का चलन है, जीडीपी से लोग माप रहे हैं। तो मंगल भाई भी कमेंट करता हूँ, तो जीडीपी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम जीएनएच को भी अपने जब पॉलिसी में बनाएं, जब नीतियाँ बनाएं, तो उसको कैसे तो बनाना चाहिए। तो हमें भूटान को सल्यूट करना चाहिए कि अपने लोगों की खुशी को प्राथमिकता देखता है। वो अपनी जीडीपी साइज को और टोटल पैसा करती है, इस पे नहीं करता, वो पैसे पे नहीं मरता, वो अपने लोगों की खुशी के लिए काम करता है। जबकि पूरे विश्व अमेरिका पूंजीवादी देश है, चीन भी, आप चीन को साम्यवादी या समाजवादी कहना ठीक नहीं, वो पूर्णतः पूंजीवादी देश है चीन। उसको देखने में अपने आप को जो भी कहे, लेकिन उसकी जो टोटल माइंडसेट है वो पूंजीवादी देश है, और वह एक बहुत स्मार्ट देश है। उसकी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1970 में कैसे वहाँ के शासकों ने चीज़ों को आसान किया, कैसे वहाँ के शासकों ने इतना ज़्यादा मेहनत की कि आज वो चीन को टक्कर दे रहा है। और हम भारत के लोग हथियार खरीद कर रूस, फ्रांस, अमेरिका को खुश कर रहे हैं। वो हम चौथा राफेल खरीद कर ऐसे कूद रहे हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ पा ली है, वो भी खरीद कर, और वो 6वां जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है। तो हमारे उसमें अंतर है। फिलहाल मैं भूटान की बात कर रहा हूँ। तो जीएनएच ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को तवज्जो देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। और भूटान एक अच्छा देश है, और वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ जाना चाहिए। तो जीएनएच इम्पॉर्टेंट है, जीडीपी के साथ अगर उसको जोड़ दें, कैसे जीडीपी के माध्यम से जीएनएच को लाया जा सकता है। अगर जीएनएच जीएनएच मतलब ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, बहुत सारे लोग जीएनएच नहीं समझते होंगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कहने में। तो हम जीडीपी के माध्यम से, जीडीपी मेरा इंस्ट्रूमेंट हो और जीएनएच हमारा टारगेट हो तो ज़्यादा बेहतर हो। हम जीएनएच पे जाना है बाई जीडीपी, जीडीपी हमारी बस है, और जीएनएच हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए सभी राष्ट्रों का, सभी देशों का। जीएनएच कैसे हम अपने लोगों को अधिकतम खुशियाँ दें, क्योंकि लोग
लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जीएनएच कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी के नज़रिए से। उसके लिए बहुत सारे काम करना होंगे, जैसे कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर करें, एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर करें, साइकोलॉजिकल माइंडसेट को कैसे बेहतर करें, एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, हेल्थ, ये सब उसके ग्रास नेशनल हैप्पीनेस के पैरामीटर हैं, जो डोमेन है उसके 9 डोमेन है, उसमें से ये सब पार्ट हैं। तो हम कैसे टाइम को लगाएं, अपने समय को कैसे नियोजित करें, तो ये सब उसके पार्ट हैं। तो हम लोग भारत सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, हम सीखते बहुत हैं हम, तो हमें सीखना चाहिए अपने पड़ोस में भूटान से, जो हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। अपने मित्र से तो चीज़ें सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो हमें जीडीपी के माध्यम से जीएनएच को अचीव करना है, और भारत की जो जनसंख्या है उसको फिलहाल जीएनएच को देना, उसको जीएनएच पहुंचाना, जीएनएच देना तो बड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।